प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ बीवीआई सेशन के यह 18वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं और जो भी क्वेश्चन का डिस्कस करा रहा हूं वो क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि ये फेक क्वेश्चन है, हम उससे कुछ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरी गारंटी है। आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। प्रूफ के लिए हमारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आप देख लीजिएगा कि सच में हम आपके साथ क्या किए, है ना। चलिए देर न करते हुए, और हाँ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। चलिए देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस चाप की लंबाई बताइए, यानी चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, एक हमारा वृत्त है ना, ये इसका त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर का, ये त्रिज्या दिया गया है, ये त्रिज्या है, ये हमारा 21 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। इसका कोण दिया है, यानी केंद्रीय कोण बना दिया है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक, हमसे पूछा है चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो देखिए अभी फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए आप, त्रिज्या दिया गया है ना, दिया गया है कौन सी, सोल्यूशन कीजिएगा तो त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या को बताइए हम लोग क्या से लिखते हैं, आर से। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया गया। और क्या बोला है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, थीटा, यानी कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथ बीवीआई सेशन के यह 18वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूं और जो भी क्वेश्चन का डिस्कस करा रहा हूं वो क्वेश्चन ये मत सोचिएगा कि ये फेक क्वेश्चन है, हम उससे कुछ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये मेरी गारंटी है। आप पूरे वीडियो को देख लीजिए। आपको जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। प्रूफ के लिए हमारा वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, आप देख लीजिएगा कि सच में हम आपके साथ क्या किए, है ना। चलिए देर न करते हुए, और हाँ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। चलिए देर न करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए कह रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो उस चाप की लंबाई बताइए, यानी चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, एक हमारा वृत्त है ना, ये इसका त्रिज्या दिया गया है 21 सेंटीमीटर का, ये त्रिज्या दिया गया है, ये त्रिज्या है, ये हमारा 21 सेंटीमीटर का क्या है, त्रिज्या है। इसका कोण दिया है, यानी केंद्रीय कोण बना दिया है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक, हमसे पूछा है चाप की लंबाई बताइए, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो देखिए अभी फॉर्मूला बताते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले लिखिए आप, त्रिज्या दिया गया है ना, दिया गया है कौन सी, सोल्यूशन कीजिएगा तो त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या को बताइए हम लोग क्या से लिखते हैं, आर से। आर बराबर कितना है, 21 सेंटीमीटर दिया गया। और क्या बोला है, केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं, थीटा, यानी कोण को हम लोग थीटा से लिखते हैं। थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। इसीलिए चाप की लंबाई हमको निकालना है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, ये फॉर्मूला होता है जनरली। आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, 2 से इसको काट सकते हैं, कितना होगा, 180, यानी हो जाएगा पाई आर, ऐसे लिखते हैं पाई आर थीटा बटे 180। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अब हमको बताइए पाई का मान रख दीजिए कितना, 22 बटे, आर का मान रखिए कितना, 21, और थीटा का मान बताइए कितना है, 60 डिग्री, तो यहाँ लिखिए 60 डिग्री, और नीचे में कितना है, 180। आप बताइए 7 दिया कितना हुआ, 21, और यहाँ से 6 18, 60 दिया 180, और 3 से 3 कैंसिल, तो बचा 22 और 22 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, करा एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 सेंटीमीटर दूर पर स्थित है, वृत्त पर स्पर्श रेखा एटी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ओटी आपको क्या करना है, ओटी की लंबाई आपसे पूछा गया, बताइए। देखिए यहाँ पर पहले इसके बारे में जानिए। ये हमारा वृत्त है और इसका टेंजेंट खींचा गया, यानी स्पर्श रेखा, मतलब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जा सकते हैं, आपका जवाब होना चाहिए अनंत, है ना। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींचे जाते हैं, अनंत खींचे जा सकते हैं। देखिए ये सभी वृत्त जो बना है ये एक पॉइंट से मिलकर बना है ना, जितने भी पॉइंट्स है, ये पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट का मतलब होता है वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करके निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं ना। हम यहाँ पर प्रॉपर नहीं बन पाएगा हमसे, लेकिन हम आपको बता रहे, ये चीज याद रखिए। चलिए
यहाँ पर कह रहा है एक टेंजेंट है, टेंजेंट स्पर्श रेखा एटी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे ओटी पूछा है, यानी ओटी यानी त्रिज्या है, ये हमारा केंद्र ओ है। अब बताइए ये हमारा एक टेंजेंट है, ये क्या बोला है, ये बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी वृत्त का केंद्र ओ है, ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन है, ए है, ठीक है, ए है। और उसके बाद बोला है वृत्त पर स्पर्श रेखा एटी, यानी ए ये है और स्पर्श रेखा यहाँ से एक बिंदु से होकर ऐसे ऐसे करके टच करके ऐसे जाएगा, मतलब टेढ़ा हो गया, लाइन टेढ़ी हो गई लेकिन ऐसे जाएगा, है ना, जब आप प्रॉपर बनाएंगे तो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये हमारा स्पर्श रेखा है, ये हमारा स्पर्श रेखा है। तो आप एक चीज और याद रखिएगा, यहां से यहाँ की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर बोला है, यहां से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर, ये हमारा टी है, यानी ए से टी की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, यहां से यहाँ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप एक चीज याद रखिए, मतलब कोई टेंजेंट लाइन यहाँ पर है, ठीक है, टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट जो है यानी स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से इस पे अगर ऐसी लाइन अगर मिलाते हैं, यहाँ पर ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी याद रखिए। यानी टेंजेंट पर वृत्त के केंद्र से डाले गए लंब जो है ना वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, वो वहां पर 90 डिग्री का, यानी एक दूसरे का क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। ऐसा परपेंडिकुलर का मतलब लंबवत होता है, यानी ओटी जो होता है ना, ओ से लेके टी, ओटी लंब होता है किस पर, ये टेंजेंट पर, यानी एटी पर। एटी पर क्या होता है, लंब होता है, ओटी क्या होता है, लंब होता है, इसका मतलब लंब हुआ, ठीक है, ये लंब हुआ। जब ये लंब हुआ इसका मतलब ये लंब हुआ, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। अब हमको ये बताइए, आप त्रिकोणमिति में आप पढ़े होंगे एक समकोण त्रिभुज, इसको हम एक बार पलट देते हैं, इसको एक बार सीधा पलट लेते हैं, यानी इसमें से हम वृत्त को हटा के सिर्फ त्रिभुज बन रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर त्रिभुज की तरह बन रहा है, इसको हम एक बार ले आते हैं, इधर बाहर कर लेते हैं, देखिए यहां पर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा, मतलब इस टाइप से यहां पर 90 डिग्री का बना रहा है, देखिए यहां पर ये ऐसा बना रहा है, ऐसा देख रहे हैं, इस टाइप से बना रहा है, देखिए इस टाइप से बना रहा है, वही चीज को हम यहां पर लेके आ गए हैं, यानी इस टाइप से, लेकिन ये नहीं बन पा रहा है। यानी एक बात याद रखिए, ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो 90 डिग्री का जब ये बन रहा है ये एंगल, तो हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं, यानी समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, ये 90 डिग्री का हुआ, तो ये 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने ये जो है इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और हम आपको बोले हैं, यानी ओ टी लंब होता है किस पर, एटी पर, इसका मतलब ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, ये पूरा ये आधार हुआ, ये हमारा क्या हुआ, आधार हुआ। तो अब हमको बताइए, हमसे पूछा गया, यानी कर्ण का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, हमसे पूछा किसका मान है, लंब का, लंब का मान ओटी का मान पूछा है, यानी ओटी ये टी है, तो हमको ओटी का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, किसमें, एटीओ में, एटीओ में, एटीओ में अगर हम देखें हमको ओटी का मान निकालना है, किसका मान, ओटी, ओटी बराबर क्या होगा, यानी लंब निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर कर देते हैं, तो लंब का स्क्वायर कितना, यानी 5, 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ हुआ 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16, और 16 का रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। देखिए कितना आसान है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए जी, इस क्वेश्चन को देखिए, करा है एक द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करना है, यानी बताना है जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का जोड़, जोड़ का मतलब योग, शून्यकों का योग कितना है √3, और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/√3 है। तो आपसे पूछा गया है द्विघात समीकरण बताइए। तो सबसे पहले कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऐसा बताया है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम बताया, वहां पर फॉर्मूला भी बताए थे, लेकिन आप लोगों ने सही से नहीं देखा होगा इस वीडियो को। अगर देखा होगा तो आपसे जरूर बन जाएगा, गारंटी के साथ है।
चलिए इसको देखते हैं। तो हमको पहले दिया गया है, जो दिया गया है उसको लिखिए। क्या दिया गया है? तो शून्यकों का योग दिया गया है। शून्यकों का क्या दिया गया है? योग दिया गया है। शून्यकों का योग का मतलब जोड़ ही होता है, यानी शून्यकों का योग ये हिंदी में दिया गया है। मैथ में हम इसको कैसे लिखते हैं पता है? नहीं पता है तो देख लीजिए। मैथ में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसी को बोलते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर कितना है? √2 है। उसके बाद क्या दिया गया है? 60 शून्यकों का गुणनफल मिला है हमको। अच्छा, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1/3 दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है समीकरण बताना है, द्विघात समीकरण, इसीलिए द्विघात समीकरण बताइए। द्विघात समीकरण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, है ना, इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए x² तो x², फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा। देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? √2 √2 है, यहाँ x है तो x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 1/1 कितना है? 3 है। अब क्या बोला है? द्विघात समीकरण बोला है, इसका मतलब इसको 0 के बराबर कर देना है। समीकरण बोलेगा तो इसको 0 के बराबर कर देना है। अब हमको बताइए यहां से, इसके नीचे मैंने कुछ है तो 1, इसके नीचे भी मैंने कुछ है तो 1, तो इसका लेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और 3 एलसीएम लेंगे तो 1 को 3 बार पढ़ेंगे तो 3, यानी 3 से इसको गुना कर देंगे। यहाँ होगा 3x² माइनस यहाँ क्या होगा? 3√2x, फिर प्लस यहाँ कितना? 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे? इसके नीचे हमने कुछ है तो 1, यानी क्रॉस गुना कर देंगे। 1 से इस सब को ऊपर वाले को गुना कर देंगे और 3 से 0 को गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो वही रह जाता है, यानी वही ना रह जाएगा ये वाला 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा द्विघात समीकरण हो गया। देखिए कितना आसान है। और ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला है ना, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नोट कर लीजिए इसको, बउआ जी नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है आपको, यानी 0 से लेके 50 तक में कितने विषम संख्याएं हैं उसका योग बताना है। तो सिंपल बात है, विषम संख्या समझ रहे हैं आप? विषम संख्या नहीं समझ रहे हैं, जो 2 से पूरा भाग नहीं लगता है। चलिए 2 से नहीं लगता है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखिए, देखिए 0 से लेके 50 के बीच में, तो 0 तो विषम होगा नहीं, 1 हमारा क्या होगा? विषम होगा। 1 हमारा क्या होगा? विषम होगा। 1 के बाद कौन होगा? 3 विषम संख्या होगा। 3 के बाद कौन हुआ? 5 विषम संख्या हो गया, है ना। 5 के बाद कौन हुआ? 7 हुआ। 7 के बाद कौन हुआ? 11, है ना। ये हमारा विषम संख्या है। और मतलब 0 से चले तो एक बार 50 से लेके चलिए पीछे से, तो 50 तो होगा नहीं, 49 हो जाएगा, यानी 49 विषम संख्या होगा, है ना। ये विषम संख्या है, ये आप देख लीजिए, इसको भाग लगाएगा दूसरे भाग नहीं लगेगा, तो यानी ये वाला हम लिख ले सकते हैं, ऐसे डॉट डॉट करके ऐसा लिख सकते हैं। हमको बस योग निकालना है, तो हमको ऐसा पीछे से 1 पकड़ लीजिए और आगे से 2-3 पकड़ लीजिए, बस हो गया, काम खत्म, आपसे बन जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर अच्छा से थोड़ा लिख लेते हैं, यानी 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं। कौन संख्या है? विषम संख्याएं। 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं कौन कौन है? तो जरा बताइए कौन कौन है? 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर कितना है? 49 है। ये है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए ये 2 में से 1 में 2 जोड़ रहे हैं तो 3 हो रहा है, 3 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 5 हो रहा है, 5 में फिर 2 जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। इसी प्रकार से 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा,
आई बात समझ में? यानी इसका मतलब ये हुआ, यह जो दिया गया है यह एपी है। ये क्या है? एपी में दिया गया है। तो एपी में जब दिया गया है तो हम लोग ए का मान बताइए कौन हुआ? प्रथम पद 1 हुआ। अब निकालेंगे डी सार्वंतर, तो सार्वंतर कौन हुआ? सार्वंतर हुआ ये, यह तो मतलब दूसरा पद में से पहला पद। दूसरा पद कौन है? 3, और 3 में से पहला को घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, यानी सार्वंतर हुआ। ये है लास्ट वाला टर्म, यानी एन है। ये क्या है? एन। एन का मान कितना है? 49। एन का मान कितना है? 49 है। 49 है। तो इसीलिए पहले हम बताए थे एन जब दिखे तो एन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी होता है फॉर्मूला। अब बताइए एन का मान कितना है? 49 और बराबर ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, फिर प्लस एन का मान पता नहीं है, और उसके बाद डी का मान कितना है? 2, यहां रख दीजिए 2। अब हमको बताइए, यहाँ 49 है, ये प्लस में 1 है, इसको लाएंगे इधर तो माइनस में 1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? एन माइनस 1 इंटू क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अब बताइए 49 में से 1 गया तो कितना बच गया? 48। 48 बराबर क्या होगा? एन माइनस 1 और गुने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। गुने क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे इसको तो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। यानी कहने का मतलब ये हमारा निकल गया, यानी ऐसा हुआ n माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 24। तो n का मान हमसे पूछा गया है तो कितना हो गया? ये 24। एक माइनस में था, उधर जाके क्या हो गया? एक जुट गया, यानी 25 निकल गया। यानी n का मान निकाल लिया हम, है ना। यानी 1 से लेके 0 से लेके 50 के बीच में 25 गो विषम संख्या है, ये पता लग गया। ठीक है। अब हमको निकालना है योग, इसीलिए एसएन योग अगर निकालना है तो योग का मतलब क्या हुआ? जब ये टर्म एपी में दिया जाता है तो योग बराबर क्या होता है? फॉर्मूला एसएन बराबर क्या होता है? एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू कौन ची? डी। अब बताइए यहाँ पर n का मान कितना है? 25। तो 25/2 और उसके बाद 2a का मान कितना है? तो 1, फिर प्लस n का मान कितना? 25 माइनस 1, यहाँ n का मान 25 है, 1 माइनस 1, और गुने डी का मान बताइए कितना है? डी का मान 2 है, यहाँ रख दीजिए 2। ठीक है। अब बताइए ये 25/2 ये कितना हो जाएगा? 2 को 1 से गुना करेंगे 2, फिर प्लस ये 24। 25 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 24। और 24 को ये 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 48। यहाँ लिख दीजिए 48। अब हमको ये बताइए, ये 25 है बट्टे 2, 48 ये है, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50। अब 50 को 2 से काटेंगे इसे, 25 गुना 50, यानी क्या बच गया? 25 और गुने 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 625 होगा जी। 25 को 25 से गुना कर दीजिए, 25 को 25 से 5 25, हाँ सिंधु 5 दूना 10 सदु 12, फिर 5 दूना 10 हाथ लिख 2 दूना 4 1 5 5 2 और 6, देखिए कितना हो गया? 625। यही हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर लिए होंगे अच्छे से, है ना। तो मैं इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ये वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, है ना। और क्या कमी रह गई इस वीडियो में? क्या आपको आवाज प्रॉपर नहीं मिल रही है? क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा है? जो भी समस्याएं हैं, क्या आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी भाषाओं को? अगर आपसे जो भी रिलेटेड, मतलब जो भी कंफ्यूजन आपके अंदर है, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप पब्लिकली वहां पर कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कतें हैं, और हम हमेशा आपके विश्वास पर खड़े उतरने का कोशिश करें। आप एक बार कमेंट करके बताइएगा कि सर आपको यहाँ पर सुधारने की जरूरत है, हम जरूर सुधारेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नोट कर लीजिए इसको।